पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास है हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक को लेके। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको क्लासेस अच्छी लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अपकमिंग टाइम में आपके स्टेट लेवल पर स्पेशली कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेंट्रल लेवल पर कौन से एग्ज़ाम हैं। तो आने वाले टाइम में इसी साल जो अक्टूबर नवंबर तक आपका होता है नॉर्सेट एग्ज़ाम। DSSB का कैलेंडर रिलीज़ किया था बट उन्होंने अभी कोई डेट नहीं दी है। MP NHM के पेपर होने वाले हैं, CHO के पेपर अलग अलग जगह हो रहे हैं। तो ऑल ओवर से एग्ज़ाम पर्पज़ से यहाँ पर आपकी क्लासेस ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी क्लास के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किया गया है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG वैक्सीन फॉर अ 3 month ओल्ड बेबी इज। यदि बच्चे की एज 3 महीने की है, BCG वैक्सीन है जो 3 महीने के बच्चे की एज के लिए किस रूट से और कितने डोज की दी जाएगी। तो ऑप्शन में इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml या फिर सबक्यूटेनियस 0.5 ml। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओनली BCG वैक्सीन ही है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। मोस्टली वैक्सीन IM दी जाती हैं। तो यहाँ पर जो BCG वैक्सीन है एक ऐसी वैक्सीन है इंट्राडर्मल दी जाती है। और यदि यहाँ पर बात की जाती है 3 महीने मंथ बेबी के लिए की जा रही है तो हम कितनी देंगे 0.1 ml। यदि बच्चे की एज 1 मंथ से ज़्यादा हो तब वैक्सीन का जो डोज है वो भी है जो चेंज रहता है। आपको ये चीज़ याद रखना है। तो BCG वैक्सीन क्यों दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। फुल फॉर्म में बैसिलाई कालमेटी ग्यूरिन। डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी अल्बर्ट कालमेटी एंड कैमेल ग्यूरिन ने। तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया BCG। अब यदि बात की जाए कि बच्चे की एज 1 मंथ तक है, मीन्स बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 1 मंथ तक की एज का है, तब BCG का डोज होगा 0.05 ml इंट्राडर्मल रूट से। लेकिन आफ्टर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, 1 मंथ का बेबी हो गया उसके बाद यदि BCG वैक्सीन देते हैं हम तो डोज होगा 0.1 ml। ये चीज़ आपको याद रखना है। BCG वैक्सीन हमेशा 1 साल तक की एज के बच्चे को ही दी जाती है। आफ्टर दैट यदि बिफोर पहले बच्चा जो डिलीवर हो गया है 1 साल की एज हो गई है उसको जो BCG वैक्सीन नहीं दी गई और इनकेस आपके पास क्लिनिक में हॉस्पिटल में बच्चे को लाया जाता है तो यदि बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है तो आप उसको BCG वैक्सीन नहीं देंगे। फिर आता है इसको डाइल्यूएंट, एग्जाम में आपको आता है तो नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन है जो एज ए डाइल्यूएंट के तौर पर इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको क्या करना है, जब आप इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऑल ओवर सभी के लिए इम्यूनाइजेशन एज अ नर्स आपको इम्यूनाइजेशन चार्ट याद होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन मेनली यदि एग्जाम में आती है तो वह BCG, हेपेटाइटिस B जिसको बर्थ डोज भी कहा जाता है, एग्जाम में यदि पूछा जाए बर्थ डोज हेपेटाइटिस B का तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है और विदिन 24 आवर के ही दिया जाता है। कब तक? विदिन 24 आवर के ही दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में लेफ्ट साइड दिया जाता है। इंट्राडर्मल दिया जाता है BCG। फिर यहाँ पर यदि बात की जाती है OPV की तो OPV का 0 डोज। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG, हेपेटाइटिस B और OPV तो 0 डोज यदि पूछे OPV का तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है और विदिन द फर्स्ट 15 डेज डिलीवरी होने के बाद से लेकर विदिन 15 डेज तक ही दे सकते हैं 2 ड्रॉप। फिर यहाँ पर OPV फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तो 6, 10, 14 वीक्स, पेंटावेलेंट 6, 10, 14 वीक्स, रोटावायरस वैक्सीन 6, 10, 14 वीक्स से दी जाती हैं। फिर यहाँ पर 6 एंड 14 वीक्स में PCV वैक्सीन दी जाती है जो कि नाउअडेज अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है। और जब बच्चे की एज 9 महीने कंप्लीट हो जाए, 9 महीने से लेकर 12 महीने तक तो मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ 0 to 7 days बेबी। तो यहाँ पर बच्चे का जो एज बताया है वो कितना है 0 to 7 days। बच्चे की एज कितनी है 0 से 7 दिन तक। तो बच्चे की एज यदि 0 से 7 दिन है तो ब्लैडर कैपेसिटी क्या होगी? दैट मीन्स बच्चे के ब्लैडर में कितना यूरिन है जो कलेक्ट हो सकता है 20 ml, 30 ml, 10 ml या फिर 50 ml।
तो यहाँ पर बच्चे की यदि कैपेसिटी की बात की जाए, बच्चे की एज कितनी है 0 to 7 days, तो कितना होगा 30 ml। कितनी होगी 30 ml। 1 ml पर kg पर आवर नॉर्मल यूरिन आउटपुट होगा इन्फेंट का। स्टोरेज के लिए पूछें तो 30 ml। एडल्ट यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कहते हैं तो कितना होगा 600 to 800 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न। तो अभी हमने ब्लैडर कैपेसिटी पढ़ी न्यूबॉर्न बेबी की, अब यहाँ पर लंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन में 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। तो जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की, टर्म न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है 150 ml। नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन वेट है, जो बच्चे के वजन के हिसाब से मोस्टली है जो मेडिसिन दी जाती हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, क्लार्क, कॉप्स, रूल ऑफ 9 या फिर यंग्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्लार्क, यंग है जो ये दोनों किसके लिए किए जाते हैं, मेडिसिन का डोज कैलकुलेट करने के लिए। रूल ऑफ 9 बर्न पेशेंट के लिए यूज़ होता है और जो कॉप्स फार्मूला है ब्लैडर कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर तो मेनली वेट, बेस्ड ऑन वेट की बात हो रही है बच्चे के, तो बेस्ड ऑन वेट की बात करें तो क्लार्क फार्मूला मेनली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों में 3 मेथड अपनाई जाती हैं ड्रग कैलकुलेट, डोज कैलकुलेट करने के लिए, यंग, फ्राइट्स एंड क्लार्क। तो यदि जो मोस्टली वेट के हिसाब से यदि पूछते हैं, क्लार्क रूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में। फिर आता है यंग फार्मूला। तो यंग फार्मूला क्या है यहाँ पर, एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एवरेज एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज। तो चाइल्ड के लिए यदि इन्फेंट के लिए पूछें तो फ्राइट्स रूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की एज है जो मंथ। इन्फेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे तो होगा फ्राइट्स रूल, और मंथ में एज पूछते हैं तो यदि वेट के अकॉर्डिंग पूछें तो क्लार्क रूल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉप्स फार्मूला। तो कॉप्स फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, ब्लैडर कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, बच्चों में ब्लैडर कैपेसिटी कितनी है उसके लिए। तो यहाँ पर एज इन ईयर्स प्लस 2, बच्चे की एज किस में, ईयर्स में, प्लस 2 करके इंटू 30 करना है, जो भी कैपेसिटी निकल के आएगी वो ml में निकलेगी, तो क्या होगी ब्लैडर कैपेसिटी होगी बच्चों की। नेक्स्ट वन इज इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। तो ये सबको पता है कि हीमोफीलिया में फैक्टर जो 8 है और 9 है डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर हीमोफीलिया का टाइप ए हुआ है तो फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, 5 to 50%, लेस देन 1%, 50 to 60% या फिर 1 to 5%। तो यदि माइल्ड हीमोफीलिया ए का केस है, माइल्ड हीमोफीलिया ए का केस है, फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यहाँ पर 5 to 50%, कितना होगा 5 to 50%। अब यहाँ पर हम बात करें जो नॉर्मल रेंज रहेगी, किसकी नॉर्मल रेंज रहेगी, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल फैक्टर एक्टिविटी। जो नॉर्मल फैक्टर एक्टिविटी होगी ब्लड में परसेंटेज में कितनी होगी 50 से 150%, कितना होगा 50 to 150%। यदि यहाँ पर आयु यूनिट में यहाँ पर नापते हैं तो होगी 0.50 to 1.5 आयु। लेकिन माइल्ड हीमोफीलिया यहाँ पर कहा गया है कि माइल्ड हीमोफीलिया है तो कितना है 5 to 50%, कितना होगा 5 to 50%। एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो 5 to 50%। एंड यहाँ पर मॉडरेट आता है तो 1% to 5%। जब सीवियर हीमोफीलिया होगा तो जो लेस देन 1% तक जो नॉर्मल फैक्टर होना चाहिए ब्लड में वो कितना होना चाहिए 50 से 150। लेकिन जब ये 5 से 50 तक जाता है, 5 से 50% तक तो माइल्ड, फिर 1 से 5% जाता है तो मॉडरेट, जब लेस देन 1% से ज़्यादा चला जाए तो क्या कहलाएगा सीवियर हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। कौन सी वैक्सीन है फ्रीजर कंपार्टमेंट में है जो स्टोर करके रखी जाती है, OPV, BCG, मीजल्स या फिर MMR। तो अलग अलग वैक्सीन के लिए स्टोरेज है जो अलग अलग होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर अलग अलग यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्रीजर कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट जो वैक्सीन रखी जाती है वो है OPV वैक्सीन, बिकॉज इट्स अ मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट वन इज
डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इज। तो रोटा वायरस वैक्सीन का कितना डोज और किस रूट से दिया जाता है? 2 ड्रॉप्स ओरल, 5 ड्रॉप्स ओरल, 10 ड्रॉप्स ओरल या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो 2 वैक्सीन है जो ओनली ओरल दी जाती है, एक तो है रोटा वायरस वैक्सीन और दूसरी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओपीवी का डोज दिया जाता है 2 बूंद जिंदगी की। रोटा वायरस वैक्सीन का डोज दिया जाता है 5 ड्रॉप्स, कितनी होती है? 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं। अब यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन को लेके जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों में कि इनके डोज कितने होते हैं, दैट मीन्स कितने डोज दिए जाते हैं। तो 3 भी दिए जाते हैं, 2 भी दिए जाते हैं, इट्स डिपेंड ऑन द ब्रांड कि ब्रांड कौन सा है। यदि रोटाटैक का डोज दिया जा रहा है जो कि 6 10 14 वीक्स में दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में ही, तो यदि रोटाटैक का डोज देते हैं हम तब कब देंगे? 2, 4 और 6 महीने में। ओरली दी जाती हैं, दोनों ही अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग यूज़ की जाती हैं। लेकिन रोटाटैक का जो जेनेटिक फ्रेमवर्क है वो क्या है? बोविन रोटा वायरस। और रोटारिक्स के ओनली 2 डोज दिए जाते हैं, एक दिया जाएगा 2 महीने में और दूसरा दिया जाएगा 4 मंथ में, जो कि यहाँ पर ह्यूमन रोटा वायरस 89 to 12 है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मेनली आपको इसमें यही याद रखना है कि ओरल दी जाती हैं। रोटाटैक का है तो इसके 3 डोज होते हैं, रोटारिक्स का है तो 2 डोज। और ये किसके लिए दी जाती है? डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर विच एज बीसीजी वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। किस एज के बाद बीसीजी वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं? 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स में। तो बीसीजी वैक्सीन है जो हम आफ्टर द 1 ईयर के बाद बच्चों में नहीं दे सकते हैं। 1 मंथ में अलग डोज दिया जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, जब बच्चे की एज 1 साल हो जाए तब अलग डोज दिया जाता है, लेकिन रूट सेम रहेगा। और परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करने वाली वैक्सीन ओनली कौन सी है? बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि वायरस के थ्रू होती है? रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड, टेटनस, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो डिसीज ओनली वायरस से होगी, कौन सा है जो ओनली वायरस से होगी, वो कौन सी है? रेबीज एंड मम्स। क्योंकि एड्स HIV वायरस से होगा, सिफिलिस होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से। किससे होगा? ट्रिप्नोमा पैलिडियम से। टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप और टाइफी बैक्टीरिया। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होगा। कोलेरा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होगा। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से होगी। अब यहाँ पर बचते हैं रेबीज एंड मम्स, दोनों कौन सी हैं? वायरल डिसीज हैं। नेक्स्ट वन इज BIA इज यूज्ड फॉर। तो विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म क्या है? विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? डायग्नोस ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर और स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर VIA का मतलब क्या? यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और एक किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए, प्री कैंसरस लीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली इन्वेसिव कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए VIA टेक्निक है जो अपनाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन। तो मैटरनल डेथ का मतलब क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन की कब तक डेथ हो जाना? फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी और डेथ ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी। सो मैटरनल डेथ का मतलब है यहाँ पर कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 डेज बाद तक यदि डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो PPH हो, APH हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो किस में कंसीडर किया जाएगा? मैटरनल डेथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलता है। अ चाइल्ड इज SAM इफ MUAC। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या है? सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है बच्चे को। तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होगा? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो MUAC को चेक करने के लिए कौन सा स्केल टेप यूज़ किया जाता है? तो वो साकेट टेप। अब यहाँ पर यदि बच्चा SAM है तो MUAC कितना होगा? तो जब भी MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर हो जाए दैट मीन्स बच्चा क्या है? सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड है। तो यहाँ पर जो
नॉर्मल रेंज होती है मोर देन 13.5 रहती है, क्या है, नॉर्मल है। यदि येलो में आता है तो बच्चे का जो MUAC है कितना होगा, 12.5 टू 13.5, और यदि लेस देन 12.5 जाता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली माल नरिश्ड है। लेकिन एग्जाम में यदि आपको आता है तो रेंज है रेड, दैट मीन्स एवास्टेड, बच्चा बहुत ज़्यादा माल नरिश्ड है, येलो में बॉर्डर लाइन पर है, ग्रीन में हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन 1 डे। तो डायरिया का मतलब होगा लूज स्टूल दिन में कितने बार जाना, 2 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 4 और मोर टाइम्स, या फिर 5 और मोर टाइम्स। तो डायरिया का मतलब होगा लूज स्टूल जाना दिन में 3 और मोर टाइम्स, 3 या फिर उससे ज़्यादा बार जाना। नेक्स्ट वन इज PCV वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो PCV वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है, टाइफॉइड, डायरिया, निमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन यदि आप मार्केट में बात करें तो प्रिवनार नाम से अवेलेबल होगी, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसमें इंक्लूड नहीं है, बट इसका डॉक्टर्स अलग से चार्ज करते हैं। तो PCV वैक्सीन दी जाती है निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन इज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ एजेज। तो बच्चे की एज यदि 16 महीने है, मीजल्स वैक्सीन के साथ में विटामिन ए दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, तो ये कितना दिया जाएगा, 0.5 लाख आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख आयु या फिर 2.5 लाख आयु। तो विटामिन ए का जो डोज दिया जाता है 16 मंथ के बच्चे के लिए, यहाँ पर एज कितनी है, 16 मंथ है बच्चे की, तो जो मीजल्स वैक्सीन के साथ डोज दिया जाएगा वो होगा 2 लाख यूनिट, कितनी होंगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो यदि यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कभी भी 50,000 यूनिट नहीं दी जाती, तो वो वहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं कर पाई थी कमेंट बॉक्स में। तो जिसने भी कमेंट किया था मैं आपको बता दूं कि जब भी बच्चे की एज 6 महीने से कम हो, बच्चे की एज जब भी यदि उसको विटामिन ए डेफिशिएंसी डायग्नोज की जाती है, तो बच्चे की एज यदि 6 महीने से कम हो तब कितना डोज दिया जाएगा, 50,000 आयु। लेकिन जब एज 6 महीने से ज़्यादा हो, 6 मंथ टू 12 मंथ तक हो तो 1 लाख, यदि मोर देन 12 मंथ ऑफ एज हो तो 2 लाख। आप याद रखें, यदि बच्चे की एज 6 महीने से ज़्यादा हो तब 50,000 यूनिट है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइनो वायरस, T4 वायरस, MSZ वायरस या फिर सीमियन वायरस 40। तो जो कॉमन कोल्ड के लिए जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, राइनो वायरस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, स्प्रिट, बीटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर नथिंग। तो मान लीजिए बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड है जो फॉल डाउन जनरली विदिन 1 वीक में हो जाती है, लेकिन नहीं हुई है, वहाँ पर कुछ हीचिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पर ना तो स्प्रिट, ना बीटाडीन, ना एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है। यदि आप चाहें कुछ भी लगाना तो कोकोनट ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, लेकिन आपको अपना अलग से दिमाग लगा के वहाँ पर स्प्रिट, बीटाडीन या फिर एंटीबायोटिक नहीं लगाना है, वो अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी। इस तरीके से यदि एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको लगाने के लिए कुछ कहा जाए तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। तो ओपन वायल पॉलिसी में जो आपने पढ़ा है 4 स्क्वायर होते हैं जनरली वाइट पर्पल टाइप से, तो यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी के लिए जो कौन सी वैक्सीन इंक्लूड है, मीजल्स, पेंटावैलेंट, रोटावायरस वैक्सीन या फिर BCG वैक्सीन। तो ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन इंक्लूडेड है वो कौन सी है, पेंटावैलेंट वैक्सीन। अब यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वायल पॉलिसी इंक्लूड नहीं रहेगी आपको, क्योंकि जो कम हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कम वाली बताऊंगी जिससे आपको जनरली याद रहे। तो यदि ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन पूछते हैं कि इंक्लूड है तो आपको पेंटावैलेंट कहना है। पेंटावैलेंट में आपकी DPT, डिप्थीरिया पर्टिसिस, टिटनेस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस B, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B है जो ऐड हो जाएंगी। तो आपको पेंटावैलेंट और OPV याद रखना है कि ये इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, मीजल्स, BCG एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। बाकी यहाँ पर IPV, पेंटावैलेंट और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर कोल्ड सोर्स का मोस्ट कॉमन ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कॉन्टैक्ट विथ द फीकल ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर और ईटिंग द रोटन फूड। तो यहाँ पर जो कोल्ड सोर्स है क्या है, कोल्ड सोर्स का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है HSV वायरस। क्या है, HSV वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। क्या है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कोल्ड सोर्स के लिए। और यहाँ पर जो कोल्ड सोर्स का जो कॉमन रीजन होगा, कारण होगा, वो क्या होगा, किसिंग। क्या है, किसिंग, क्योंकि डायरेक्ट जनरली जो कोल्ड सोर्स के जो साइन होते हैं वो लिप्स के यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट किसिंग के कारण सबसे ज़्यादा है जो होगा, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसिंग को मार्क कर सकते हैं, या तो आपको एग्जाम में इस तरीके से इमेज दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ये कोल्ड सोर्स है जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होगा। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर ओवरवेट। तो जो एडिमा है इसका क्लिनिकल साइन है तो ये है यहाँ पर क्वासियोरकर का। क्वासियोरकर के पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन मरासमस के बच्चे कैसे होंगे, सिकड़े हुए होंगे। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो डिस्टोकिया टर्म यूज किया जाता है लेबर में। तो यहाँ पर जब भी लेबर में ना तो कोई प्रोग्रेस हो रही हो, लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, दैट मीन्स डायलिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर या फिर ऑपरेटिव लेबर। लेबर को जब डिस्टोकिया, डिस का मतलब होगा कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, यूटोकिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर और डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी ऐड हैं यहाँ पर। कौन से हैं जो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं, विलेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स की, तो वो कौन से हैं, विलेज हेल्थ गाइड और आंगनवाड़ी वर्कर्स, लोकल दाइस, आशा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, फुल फॉर्म एग्जाम में आता है ऊषा, ये सभी क्या हैं, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है इंडिया में, सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स हैं। तो इंडिया में यदि बात की जाए तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछे तो सब सेंटर के लिए जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है, प्लेन एरिया में मतलब कि एरिया अच्छा है, पहाड़ वहाड़ नहीं वहाँ पर, तो 5000, हिली और ट्राइबल की बात करें तो 3000, PHC की बात करें तो 30,000 है जो प्लेन के लिए, और 20,000 है पहाड़ी इलाकों के लिए। CHC 1,20,000 प्लेन एरिया में और 80,000 है यदि पॉपुलेशन ट्राइबल एरिया में। तो हेल्थ वर्कर पूछें तो 5,000 प्लेन एरिया और 3,000 हिली ट्राइबल एरिया में। तो जितना सब सेंटर में होता है उतना ही यहाँ पर ऐड है। नेक्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वर आइडेंटिफाइड बाय। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा किसने इसकी खोज की थी, वान हेल्मक्लोज, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर वॉन ल्यूवेनहॉक। तो विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा का कॉजेटिव एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई TB का कॉजेटिव एजेंट है, दोनों की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट वन इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जो यहाँ पर कौन सी है, ऑप्शन में है साल्क, 7, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर साल्क, और ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए क्या कहा जाता है, 7। IPV यदि पूछते हैं तो आपको याद रखना है साल्क, और OPV पूछें तो 7। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम seen in infants characterized by progressive abdominal distension, pallor, cyanosis and vasomotor collapse 3-4 days are associated with used of। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इन्फेंट्स में
कौन सी मेडिसिन के कारण होगा? बच्चे में जो साइन दिखाई देंगे, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पैलर है, ब्लूइश स्किन देखने को मिल रही है, वेसोमेटर कोलैप्स हो रहा है जब बच्चे को ये मेडिसिन 3 to 4 डेज तक दी गई हो तब। ऑप्शन में सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन। तो यदि ग्रे बेबी सिंड्रोम एग्जाम में आए या फिर आपसे कहा जाए क्लोराम्फेनिकोल का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ग्रे बेबी सिंड्रोम या फिर क्लोराम्फेनिकोल दोनों रिलेट करते हैं। तो यदि क्लोराम्फेनिकोल 3 to 4 डेज तक दी जाती हो, बच्चे में जो टॉक्सिटी टाइप के साइन होंगे वो क्या कहलाएगा? ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद करता है तो ये करेगा वैंकोमाइसिन। किससे? वैंकोमाइसिन का एक साइड इफेक्ट है क्या है? रेडमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो एंटी मलेरिया मंथ हम कब मनाते हैं? दिसंबर, मई, जनवरी या फिर जून में। तो हम हर साल एंटी मलेरिया मंथ सेलिब्रेट करते हैं कब? जून में। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच 5-year प्लान प्रोग्राम आशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? 8th 5-year प्लान में, 9th 5-year प्लान में, 10th 5-year प्लान में या फिर 11th 5-year प्लान में। तो जो आशा वर्कर इंट्रोड्यूस की गई थी, ये की गई थी 2007 से 2012 के बीच में। जो पंचवर्षीय योजना रही है वो है 11th 5-year प्लान में। लास्ट पंचवर्षीय योजना रही है वो कौन सी थी? 12th पंचवर्षीय योजना, 12वें नंबर की पंचवर्षीय योजना 12th 5-year प्लान, जो कि 2012 के बाद से 2017 तक रही है। और जो आशा वर्कर लाई गई थी, ये लाई गई थी 11th 5-year प्लान में। नेक्स्ट वन इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो NRHM के तहत जो लिंक पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में वो कौन से हैं? TBA, ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो NRHM के तहत जो लिंक पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर्स के बीच के वो कौन से हैं? आशा वर्कर। कौन है? आशा वर्कर। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सेप्ट। तो 3 वैक्सीन दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B वैक्सीन एंड विटामिन K इंजेक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेज और एक्सीडेंटल ब्लीडिंग बेबी में। तो यहाँ पर दिए जाएंगे क्या क्या? BCG, OPV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A है जो नहीं। When uterine contraction occurring after 20 weeks of gestation and before 37 completed weeks of gestation that is known as। तो यहाँ पर कहा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट हो गया है लेकिन 37 वीक हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहलाएगी जब जो कॉन्ट्रैक्शन है और जो लेबर पेन है कब आएगा? आफ्टर 42 वीक्स के बाद। लेकिन यदि यहाँ पर कहा है 20 वीक कंप्लीट है और 37 वीक के पहले, तो ये क्या कहलाएगा? प्रीटर्म। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होगा कि जब जो लेबर का फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है दोनों लेस देन 2 आवर में ही कंप्लीट हो जाए तो क्या कहलाएगा? प्रेसिपिटेट लेबर। तो यहाँ पर प्रीटर्म लेबर कब कंसीडर किया जाएगा? बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन के दी डिलीवरी होती है, लेबर पेन आते हैं, डिलीवरी होती है तो प्रीटर्म बर्थ कहलाएंगे, लेबर पेन आते हैं तो प्रीटर्म लेबर कहलाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज्ड टू पोस्टपोन द प्रीटर्म लेबर। तो यदि प्रीटर्म लेबर पेन आ रहे हैं बिफोर ड्यूरेशन के, बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के यदि लेबर पेन आते हैं तो उसको पोस्टपोन करने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। तो वो कौन सी मेडिसिन है? टोकोलाइटिक्स एजेंट, ऑक्सीटोसिन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉन्ट्रैक्शन को है जो और अच्छे से प्रॉपर लाने के लिए तो ऑक्सीटोसिन देते हैं। प्रॉपर लाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है तो वो क्या है? ऑक्सीटोसिन। लेकिन हमें पोस्टपोन करना है, प्रीटर्म लेबर को क्या करना है? पोस्टपोन करने का काम करना है कि लेबर हैं जो अभी पेन, लेबर पेन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अभी ना आए तो जो मेडिसिन दी जाती है वो कहलाते हैं टोकोलाइटिक्स एजेंट। टोकोलाइटिक्स एजेंट आर ड्रग्स डिजाइन टू इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियल स्मूथ मसल्स। तो ये क्या करते हैं? जो टोकोलाइटिक्स एजेंट्स हैं क्या करते हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन यदि आना स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको इनहिबिट करने का
काम करते हैं। तो ये क्यों दिए जाते हैं? प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट यूज किया जाता है तो प्रेगनेंसी के किस पीरियड में बबलर असेसमेंट यूज किया जाता है? एंटीनेटल में, इंट्रानेटल में, पोस्टनेटल में या फिर नन ऑफ द अबव में? तो बबलर असेसमेंट यूज किया जाता है आफ्टर डिलीवरी। कब किया जाएगा? आफ्टर डिलीवरी इसको यूज किया जाएगा बबलर असेसमेंट। पोस्टपार्टम असेसमेंट जिसको हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर बबलर का मतलब क्या है? ब्रेस्ट, यूट्रस, बाउल्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटोमी और सी सेक्शन के इंसिजन। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए है जो असेसमेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? बबलर असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो किस केस में है जो कॉर्ड को हम डिले क्लैंप नहीं करेंगे? दैट मीन्स ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है। बेबी बॉर्न टू एनीमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म बेबी, बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग होता है, दूसरा होता है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग। तो यहाँ पर कहा है हमें क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेट है कि डिले कॉर्ड क्लैंप करना है। दैट मीन्स एज अर्ली एज पॉसिबल हो हमें डिलीवरी के बाद कॉर्ड को क्लैंप करना है। वो ऐसा केस होगा कि जिसमें मदर के कुछ भी ऐसे एंटीबॉडीज़ हैं जो बेबी को ट्रांसफ़र ना हो पाए, उनको हमें रोकने का काम करना है, प्रिवेंट करना है बच्चे को भी उस प्रॉब्लम से। तो वो यहाँ पर कौन सी है? तो वो है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी में मदर के जो एंटीबॉडी हैं बेबी को ट्रांसफ़र ना हो पाए, मदर टू बेबी फीटस में ट्रांसफ़र ना हो पाए, इसीलिए एज अर्ली एज पॉसिबल कॉर्ड क्लैंप किया जाता है। यदि लेट कॉर्ड क्लैंप की बात करें तो यदि एनीमिक मदर है, बेबी प्रीटर्म है, बच्चे का वेट अच्छा है, तो लेट कॉर्ड को क्लैंप कर सकते हैं। लेकिन अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग कब की जाएगी? जब बेबी को किसी प्रॉब्लम से हमें प्रिवेंट करना हो। लेट डाउन रिफ्लेक्स इज नोन एज। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए क्या कहा जाता है? सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में सीधा सीधा याद रखना है, यदि लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं तो वह मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। कौन सा है? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन और लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? वो है ऑक्सीटोसिन। एग्जाम में यदि ऑक्सीटोसिन का काम पूछा जाता है तो वो क्या है? मिल्क इजेक्शन का, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर करना, ब्रेस्ट के लिए क्या करना? प्रॉपर तरीके से जो मिल्क बना हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करना। तो ये क्या करेगा? ये करेगा ऑक्सीटोसिन। मिल्क प्रोडक्शन का काम कौन करता है? तो लैक्टोजेनेसिस जिस प्रोसेस को हम कहेंगे तो वो करेगा प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 टैबलेट और फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की जो टैबलेट होती है, एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन रहता है? 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। तो एक जो टैबलेट होती है फेरस सल्फेट की, उसमें कितना आयरन होता है? एलिमेंटल आयरन उसमें होता है 60 mg। कितना होगा? 60 mg है जो आयरन रहेगा। और 180 mg फेरस फ्यूमरेट रहेगा या फिर 500 mg फेरस ग्लूकोनेट है जो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न इट्स नॉर्मल साइज। तो यदि यूट्रस है जो अपनी नॉर्मल साइज में रिटर्न ना हो पाए तो क्या कहलाएगा? प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो जब यूट्रस अपनी आफ्टर डिलीवरी के बाद नॉर्मल साइज में रिवर्ट बैक नहीं हो पाती है तो क्या टर्म यूज किया जाएगा? तो वो होगा सब इन्वोल्यूजन। इन्वोल्यूजन का मतलब है कि नॉर्मल वापस साइज में आ जाती है, रिवर्ट बैक हो रही है, लेकिन यदि नहीं हो पा रही है तो क्या कहलाएगा? सब इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट वन इज के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विथ। तो के बाइंड किन पेशेंट के लिए दिया जाएगा? हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया में। तो के बाइंड क्यों दिया जाएगा? जब पेशेंट के लिए क्या होगा? हाइपरकैलेमिया। क्यों दिया जाएगा? हाइपरकैलेमिया के पेशेंट में जब पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा होगा तब के बाइंड है जो दिया जाएगा। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 8.6 to 10.3 mg पर DL होगा। और यदि सोडियम की बात करते हैं तो कितना होता है? 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट वन इज बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट किसमें देखने को मिलेगी? निमोनिया के पेशेंट में, लिवर फेलियर में, एसाइटिस में या फिर एम्फाइसेमा में। तो बैरल चेस्ट देखने को मिलती है जनरली COPD में, जो एम्फाइसीमा इंक्लूडेड पार्ट होता है उसमें।
इस तरीके से नॉर्मल चेस्ट इस टाइप से होगी, लेकिन जो चेस्ट का आगे का हिस्सा जो उठा सा देखने को मिलेगा, एक इसमें देखने को मिलेगा एम्फाइसीमा में। और एम्फाइसीमा क्या है, एक COPD का, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होंगे, लंग्स के जो एयर सैक्स हैं या तो वो डैमेज हो जाएंगे, स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, डैमेज रहेंगे, स्ट्रेच होंगे। तो ये क्या है, इसमें जो बैरल चेस्ट में जो एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर होगा चेस्ट का, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे शेप लंग्स का कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से, इसको क्या कहा गया है, बैरल चेस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैरल चेस्ट किस डिसीज का साइन है, तो एम्फाइसीमा का। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यूरिन सैंपल है, यदि हमें कुछ टेस्टिंग के लिए कलेक्ट करना है तो कब करना चाहिए, फर्स्ट वॉइड यूरिन, लास्ट वॉइड यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन और आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन। तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करने के लिए बात की जा रही है तो कब कलेक्ट करना चाहिए, मिड स्ट्रीम यूरिन को। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। तो जब पर्सन को उसकी इम्यूनिटी वीक है, कमजोर, उस टाइम पर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन, iatrogenic इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ऑलरेडी पर्सन की इम्यूनिटी यदि वीक है और उस टाइम पर उसको कोई और डिसीज हो जाए तो वो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा, वो कहलाएगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। कौन सा कहलाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। दैट मीन्स मौका देख के कोई भी वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो जाए। iatrogenic का मतलब होगा कि ऐसा इन्फेक्शन जो किसी फिजिशियन, थेरेपी या फिर डॉक्टर्स के थ्रू आपको हुआ हो आपकी ट्रीटमेंट के टाइम पर। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तब। और जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इसी के लिए नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी। तो जो बाईपास सर्जरी होती हैं उनमें कौन सी वैन है जो यूज़ की जाती है, ग्रेट सेफेनियस वैन, फीमोरल, ब्रैकियल और शॉर्ट सेफेनियस वैन। जो बाईपास सर्जरी होती है उनमें जो वैन यूज़ की जाती है वो होती है ग्रेट सेफेनियस वैन। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज द ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। इजी क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि चाइल्ड इंट्यूबेशन किया जा रहा है तो बच्चे को जो सक्सिनाइल कोलिन दिया गया है, सक्सिनाइल कोलिन के कारण बच्चे को ब्रेडिकार्डिया डेवलप हुआ है। ब्रेडिकार्डिया में क्या होगा, पल्स रेट बिलो 60 जाती है जनरली। तो यहाँ पर यदि ब्रेडिकार्डिया है तो इसके इफेक्ट को हमें कम करना है, ओवरकम करना है इससे, तो कौन सी मेडिसिन देंगे, एड्रेनालिन, लिडोकैन, कैल्शियम ग्लूकानेट और एट्रोपिन। तो यदि बच्चे को इंट्यूबेशन किया गया है या फिर इंट्यूबेशन ना भी किया गया हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि सक्सिनाइल कोलिन से ब्रेडिकार्डिया हुआ है और सक्सिनाइल कोलिन के कारण कोई भी साइड इफेक्ट आपको बताए जाते हैं तो उसको ट्रीट हम कैसे करेंगे, एट्रोपिन से। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है न्यूनेट्स की वो किसके कारण होती है, प्रीमेच्योरिटी के कारण, इन्फेक्शन के कारण, IDS के कारण और हेमरेज के कारण। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं न्यूनेट्स की वो होती हैं प्रीमेच्योरिटी के कारण। प्रीमेच्योरिटी और प्रीटर्म कितनी होती है, 35%। न्यूनेटल इन्फेक्शन के कारण कितनी होती है, 33% केस में। इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन या फिर बर्थ एस्पेक्सिया में 20%। जो कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशन और कंजेनाइटल डिफेक्ट हैं तो उनमें 9%। लेकिन न्यूनेट्स में यदि पूछते हैं तो सबसे ज़्यादा डेथ होती है प्रीमेच्योरिटी के कारण। नेक्स्ट वन इज विद द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट इन विच वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हम फीटल हार्ट साउंड कितने वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं, 6 से 8, 24 से 26, 18 से 20 और 8 से 10। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड हम कब सुन सकते हैं, 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट शुड बी गिवन इन TPN फॉर्मूला। तो TPN फॉर्मूला में क्या देते हैं हम, अमीनो एसिड, लिपिड, डेक्सट्रोज, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड डेक्सट्रोज और डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीटोसिन। तो TPN फॉर्मूला दिया जाता है
कब दिया जाता है? जब पेशेंट इनेबल हो कुछ भी खाने पीने के लिए। तो TPN फार्मूला दिया जाता है तो इसमें क्या क्या ऐड होता है? इसमें ऐड होता है अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के लिए रहेगा। क्या होगा? प्रोटीन के लिए। लिपिड्स यहाँ पर फैट को पूरा करेगा। डेक्सट्रोज कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? तो वो होगा ग्लूकोज प्रोटीन फैट। ग्लूकोज किस फॉर्म में दिया जा रहा है? डेक्सट्रोज के फॉर्म में। प्रोटीन दिया जाएगा अमीनो एसिड के फॉर्म में, और फैट क्या दिया जाएगा? लिपिड के, जो कि इमल्सिफाइड रहेगा। तो यहाँ पर यदि आपको TPN में पूछे क्या क्या दिया जाता है, तो अमीनो एसिड, लिपिड एंड डेक्सट्रोज। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस। यदि हम लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है, कौन सा बेस्ट इंडिकेटर होगा? MUAC, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज और वेट फॉर हाइट। तो MUAC यहाँ पर बेस्ट इंडिकेटर यदि लॉन्ग टर्म के लिए बात की जा रही है तो होगा हाइट फॉर एज। क्या होगा? हाइट फॉर एज, क्योंकि जैसे हाइट बढ़ती जाती है बच्चों की तो वेट उतना ज़्यादा गेन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर कहा है लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए तो वो होगी हाइट। शॉर्ट टर्म के लिए कहते तो वेट फॉर एज, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पूछते हैं तो क्या होगा? हाइट फॉर एज। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे के लिए प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कर पाया है, बच्चे को प्रॉपर मिल्क है जो मिल पाया है? तो ऑप्शन में बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 times पर डे, स्टूल 4 times a day। तो यदि बच्चे में हमें पता करना है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग की है बच्चे ने, कैसे पता चलेगा कि बच्चा एक फीड करके एटलीस्ट 8 to 10 times तो सूसू जाएगा, यूरिन पास करेगा, और 1 टाइम फीड करके बच्चा एटलीस्ट 2 आवर तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड। इनकेस यहाँ पर होता है यूरिन 8 to 10 times तो उसको मार्क करते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यदि आपको ऑप्शन में आता है कितना होगा? पास यूरिन 8 to times a day and will gain the weight। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू थैलेमस। तो थैलेमस के सामने इन्फीरियर में कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा? सेरिबेलम, एपिथैलेमस, मेडुला और हाइपोथैलेमस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।